अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है। क्या एनसीईआरटी किताबें पढ़ना जरूरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, पढ़ना जरूरी है। क्या एनसीईआरटी का कोई विकल्प हो सकता है? तो मैं कहता हूं कि सिविल सर्विस में तो कहीं से कोई विकल्प नहीं हो सकता है। एक आप देखिए, बेस आपका मजबूत होना चाहिए और बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी किताबें बड़ी बेसिक किताबें हैं। तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे पढ़ना चाहिए, इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, आप इतिहास उठाइए, भूगोल उठाइए, जो भी आपका मन है, और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबें खत्म करिए उस सब्जेक्ट की। जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें खत्म करिए आप। इससे क्या रहेगा कि एक क्लास को आप लोग दूसरी क्लास से जोड़ पाएंगे और बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। और एक काम और करना है आपको, जब पहली बार आप लोग रीडिंग करें ना इन किताबों की, पहली बार आप किताबें पढ़ें ना, तो नॉर्मल तरीके से बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चला जाना है। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, पेज को आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको समझना है। और जो पीछे क्वेश्चंस पेपर दिए रहते हैं ना, प्रश्न दिए रहते हैं, पहले आप लोग उन्हें देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। उसके बाद चैप्टर आप लोग पढ़ा करिएगा। उसके बाद उनके आंसर देने की, आंसर राइटिंग, आंसर लिखने की कोशिश किया करिएगा। अब बात आती है किसकी, कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और ये किताबें मिलेंगी कहाँ। तो देखिए, बात करें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सभी एनसीईआरटी किताबें आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन जाएं, सर्च करें, तो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगी। और देखिए, एनसीईआरटी में जो आंकड़े रहते हैं ना, बड़े भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक विश्वसनीय, भरोसे वाली संस्था है एनसीईआरटी जो किताबें लिखती है। और इस संस्था की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 सितंबर 1961 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि भरोसे वाली किताबें हैं और बड़ी आसानी से मिल भी जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान देना है। अब देख लेते हैं हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास सबको पढ़ना पसंद है। क्या करना है? पढ़ना पसंद है। तो इतिहास में अगर हम लोग कक्षा 6वीं से शुरू करें तो पहली किताब है, आप देखेंगे, हमारा अतीत 1 के नाम से। एक कक्षा 6वीं की किताब है। फिर आप देखिए 7वीं में जाएंगे तो हमारा अतीत 2 के नाम से दूसरी कक्षा 7वीं की किताब है। फिर आप देखिए 8वीं कक्षा में जाएंगे तो हमारा अतीत 3 खंड 1 और खंड 2 में एक किताब है, तो आप लोगों को पढ़ना है। फिर 9वीं में आप लोगों को पढ़ना है भारत एवं समकालीन विश्व 1 के नाम से। फिर आप लोगों को कक्षा 10वीं की किताब है इतिहास की, इसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व 2 के नाम से। ठीक है। फिर आप देखेंगे कक्षा 11वीं में आइए आप लोग, इसमें आप लोगों को विश्व इतिहास में विषय वस्तु ये पढ़ना है आपको कक्षा 11वीं में। कक्षा 12वीं में आपको 3 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम क्या है? भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 1, भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 2, भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 3। ये 3 किताबें कक्षा 12वीं में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखेंगे इतिहास के लिए आपको इतनी किताबें एनसीईआरटी की कवर करना है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। फिर बात आती है यही कला और संस्कृति के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ते हैं ना आप लोग। और मैं अभी आप लोगों से कहता हूं कि सिलेबस और पैटर्न देख लिया करिएगा, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन सबको हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है। तो कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर में कक्षा 11वीं की किताब है भारतीय कला का परिचय। दूसरी किताब है भारत की जीवित शिल्प परंपराएं। ये दोनों किताबें आप लोगों को पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब बात आती है कि भारतीय समाज के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है आपको। तो इसमें आप देखेंगे
कक्षा 6वीं की किताब है सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1 के नाम से। कक्षा 7वीं की किताब है सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 के नाम से। कक्षा 8वीं की किताब है सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 के नाम से। फिर आप देखिए कक्षा 11वीं की किताब है समाजशास्त्र समाज को समझना, और कक्षा 12वीं की किताब है भारतीय समाज, और कक्षा 12वीं की समाज है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। अगर आपका ऑप्शनल भी है तो आप देखें समाजशास्त्र, तो इन्हीं किताबों को आप लोग भी पढ़ सकते हैं और बेस के लिए आपकी अच्छी किताबें हैं। फिर आते हैं हम लोग भूगोल पर कि भूगोल में एनसीईआरटी में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कक्षा 6वीं में। इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी हमारा पर्यावास। फिर कक्षा 7वीं में हमारा पर्यावरण, कक्षा 8वीं में संसाधन और विकास। जो आप किताब खरीदेंगे ना उसके मेन पेज पर आप देखेंगे यही लिखा होगा। कक्षा 9वीं में हमें समकालीन भारत 1, कक्षा 10वीं में हमें समकालीन भारत 2 के बारे में पढ़ना है। कक्षा 11वीं में भारत भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। कक्षा 12वीं में आप देखिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ना है। कक्षा 12वीं में आप देखेंगे भारत लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। कक्षा 12वीं में भूगोल के लिए 2 किताबें आपको पढ़ना है, फॉलो करना है, ठीक है। फिर आप लोग राजनीति के लिए आ जाइए, और मुझे लगता है कि राजनीति तो आप सभी को पसंद होगी, और नहीं पसंद है तो पसंद करिए। तो इसमें आप देखेंगे कक्षा 9वीं में आपको राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 पढ़ना है। इसमें इस किताब का नाम ही है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। फिर आप आ जाइए कक्षा 10वीं में, तो राजनीति विज्ञान की है, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। कक्षा 11वीं में आप देखिए राजनीति विज्ञान में क्रियाशील भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, इस किताब का नाम है। कक्षा 11वीं में एक और किताब है, 2 किताबें राजनीति के लिए पढ़ना है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत। कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान में इसमें समकालीन विश्व राजनीति। कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे सेकंड किताब है स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में राजनीति। तो कक्षा 12वीं में आप लोगों को ये 2 किताबें पढ़ना है। फिर आप देखिए अर्थशास्त्र की किताबों की बात आती है, इकोनॉमी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कक्षा 9वीं के लिए अर्थशास्त्र, किताब का नाम ही है अर्थशास्त्र, कक्षा 9वीं की है। कक्षा 10वीं में आपको आर्थिक विकास को समझना पढ़ना है, किताब के नाम है। कक्षा 11वीं में आपको भारतीय आर्थिक विकास पढ़ना है। कक्षा 12वीं में 2 किताबें पढ़ना है, परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि के बारे में पढ़ना है। फिर आप आ जाइए विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो कक्षा 6वीं की आप लोग विज्ञान की किताब पढ़ लीजिए। कक्षा 7वीं की पढ़िए, कक्षा 8वीं की पढ़िए और कक्षा 9वीं की पढ़िए आप, और कक्षा 10वीं की भी पढ़िए। तो एनसीईआरटी में विज्ञान के लिए आप लोगों को 3 किताबें पढ़नी है, क्या 3 नहीं माफ करिए, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक में आप लोगों को कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की तो रेगुलर पढ़ना है। फिर आप देखिए विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की किताब में इकाई 14 और जीव विज्ञान में इकाई 4 और 5 पढ़ना है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि विज्ञान में एनसीईआरटी कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान में इकाई 16 और जीव विज्ञान में इकाइयां 8, 9 और 10 पढ़ना है, ये नोट कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है आपकी। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए ये आप देखेंगे विज्ञान, इसमें 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान पढ़ना है, अंतिम 4 अध्याय पढ़ने 13 से 16 तक। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए विज्ञान कक्षा 12वीं की विज्ञान की किताब है एनसीईआरटी की जीव विज्ञान। इसमें जो अंतिम 4 अध्याय हैं 13 से लेकर 16 तक, इन्हें आपको कवर करना है। इस तरह से आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों को इतनी कवर करनी है और हर हाल में पढ़नी है। मैं इनका कोई ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ, ये आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं होगा आपका, भाई हो जाएगा, आपका बेस मजबूत होगा तो हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, ठीक है। ये आप मान के चलिए। चलिए, तो ये क्लासें आपकी रेगुलर चल रही हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हम लोगों ने सिविल सर्विस के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा ऑप्शनल के बारे में। तो अब इसका स्टडी मटेरियल क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियां जो हैं उन पर भी बात करते रहेंगे, और क्या कहाँ सुधार करना है, आंसर राइटिंग कैसी करनी है, इस सब पर भी हम लोग खूब बातें करेंगे, ठीक। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप बताइए इसमें, ठीक है। धन्यवाद, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत करिए और 100% दीजिए अपना।